तो दोस्तों हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने वाले हैं इलेक्शन और इलेक्शन में जो पॉलराइजेशन हमको देखने को मिल रहा है, जिसको हिंदी में ध्रुवीकरण बोला जाता है। सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पॉलराइजेशन जो वर्ड है इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये आखिर है क्या, इसको आखिर लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आज के समय में किसी भी देश में डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये है वहाँ पर नियमित समय में चुनाव कराए जाते हैं, लोग वोट देते हैं और अपने नेता का चयन करते हैं कि किसको हमें नेता बनाना, उसके माध्यम से हम लोग शासन करते हैं। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब समाज में पॉलराइजेशन का प्रभाव बढ़ते जाता है, इसको कौन करते हैं? नेता लोग करते हैं, ताकि वोट बैंक हासिल हो सके, ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके और ये लोग चुनाव में जीत सकें। पॉलराइजेशन जब बढ़ती है ना, तो इससे हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर होता है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है किसी समाज को, किसी समूह को दो भाग में बांट दो, ठीक है, और जो बड़ा वाला भाग है उसको हथियाने की कोशिश करो। जैसे भारत में पॉलराइजेशन की बात करें तो हिंदू लोगों को यदि नेता लोग ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारे देश में पॉलराइजेशन बढ़ रहा है, समानता कम हो रही है और भारत की जो जनता है उसको दो धड़ों में बांटने की कोशिश करी जा रही है, उनको ये चीज़ फील कराया जा रहा है। तो पॉलराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी समाज या समूह में विचारधारा, धर्म, जाति या फिर अन्य मुद्दों पर विभाजन करना, जो समाज को अलग अलग धड़ में बांट देता है। इलेक्शन में पॉलराइजेशन का मतलब ये है वोट बैंक की राजनीति करना। हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल रहते हैं ना, ज़्यादातर जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं, इसके बाद वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर की चीज़ वो है मुद्दों को भटकाना। क्या बोल देंगे ये किसी को नहीं पता चलेगा, बस हम सही हैं उनको ये लगता है। कोई फ्री में योजनाएं चला रहा है तो वो फ्री की रबड़ी हो जाती, लेकिन जब खुद फ्री की योजनाएं चलाने लग जाते हैं तो वो फ्री की रबड़ी नहीं होती है। इस प्रकार से मुद्दों का भटकाव हमको देखने को बिल्कुल भी ज़्यादा मिलता है। समाज में असमानता पैदा करना, ये भी पॉलराइजेशन का एक असर है, खास करके चुनाव के टाइम पीरियड में। इससे आपसी विश्वास कमज़ोर हो जाता है, जिससे सामाजिक असमानता और तनाव बढ़ती है। घृणा और हिंसा, जैसे कि मुसलमान लोगों के प्रति हमारे देश में नेता लोग नफरत पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, सांप्रदायिकता और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में इस प्रकार की हत्याएं और मारा पीटी हमको देखने को फिर मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात आ जाती है, हमारा जो लोकतंत्र है ना वो प्रभावित होता है। जब ध्रुवीकरण चरम पर पहुंच जाता है तो चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करता है। मतलब ये सामने वाला जो जीता है ना, ज़रूर वोटिंग मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। ये भी एक प्रकार से ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है। इसमें भी फिर हम देखेंगे कि जो हमारे देश की जनता है उसको हम दो भाग में बांट देते हैं और फिर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक ये होता है कि तख्ता पलट तक हो जाता है। जैसे यदि हम बांग्लादेश जैसे देशों की यदि हम बात कर लेते हैं, ध्रुवीकरण से कैसे करके, पॉलराइजेशन से हम कैसे करके बच सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है शिक्षा और जागरूकता फैलाना। कानून सख्त होना चाहिए, जैसे कि चुनाव में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों के उपयोग पर प्रतिबंध हमको लगाना पड़ेगा। मीडिया को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा जिम्मेदार बनिए। सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया को फेक न्यूज़ और भ्रामक जानकारी से रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने चाहिए। स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ही अपना आदमी इलेक्शन कमीशन में बैठा दे और वही सरकार के हिसाब से चुनाव कराए और सरकार उसमें जीत जाए। सामाजिक एकता हमको देखने को मिलनी चाहिए, तब जाकर के हम पॉलराइजेशन को कम कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, पॉलराइजेशन जो वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। 2016 का जो राष्ट्रपति चुनाव है, इसमें भी पॉलराइजेशन हमको देखने को मिला था।
2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने राजनीतिक और समाज के संदर्भ में विभाजित अमेरिका की जो अवधारणा है उसको जन्म दिया था। ये स्थिति फेक न्यूज़ और पोस्ट ट्रुथ युग के प्रभाव से और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। 2016 में जो चीज़ हमको देखने को मिली थी अब और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। इसके अलावा एक बुक का नाम हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो है नोलन मैकार्टी ने एक किताब लिखी थी पोलराइजेशन के ऊपर, व्हाट एवरीवन नीड्स टू नो 2019। यहाँ पर भी अमेरिका में पोलराइजेशन का क्या क्या असर पड़ रहा है और उसके जो कारक हैं उसके ऊपर यहाँ पर विश्लेषण किया गया था। क्या कारण है, ठीक है, कैसे करके इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे करके ये राजनीतिक संघर्षों के परिणाम का एक हिस्सा रही है, ये सब चीज़ें इस बुक में समझाई जाती हैं। बुक का नाम है पोलराइजेशन, व्हाट एवरीवन नीड टू नो। अब 2024 में जो वर्ड रहा है ना पोलराइजेशन, ये पूरे साल का सबसे फेमस वर्ड रहा है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की जीत ने अमेरिका में राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभाजन को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया था। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा फेमस हैं खास करके पोलराइजेशन को लेकर के, वो ऐसा इसलिए है कि आप फिर से अमेरिका को दो धड़े में बांट दे रहे हैं। एक वो धड़ा है जो सपोर्ट कर रहा है कि भाई अमेरिका फर्स्ट की नीति है, अमेरिका फर्स्ट की नीति है, बाहर के लोगों के यहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है, ये हमारे देश के लोगों की जॉब खा रहे हैं। इस प्रकार का पोलराइजेशन हमको अमेरिका में देखने को मिला था। फिर आर्टिकल में बताया जाता है कि आखिर पोलराइजेशन होता क्या है, मतलब दो विपरीत ध्रुवों में बढ़ जाना, खास करके जब किसी समूह या समाज के विचार, विश्वास या हित बीच के रास्ते पर ना रह करके विपरीत ध्रुवों पर केंद्रित हो जाते हैं। इसको आप आसानी से ऐसा समझ सकते हैं कि समाज को जो दो भागों में बांटा जाता है, बैर भावना जो पैदा करी जाती है, वही पोलराइजेशन है। और ये सब का इस्तेमाल चुनावों में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। आप देखेंगे 2024 का जो राष्ट्रपति चुनाव था, बहुत सारे नए नए शब्द हमको देखने को मिले, जैसे कि फार लेफ्ट, फार राइट एंड MAGA जैसे वर्ड। डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मुहिम का ये शॉर्टकट है जिसको MAGA बोला जाता है। इनको भी मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चुनाव प्रचार में फांसीवाद के खतरे की चेतावनी दी थी। वहीं यदि हम बात कर लें किसको लेकर के, अमेरिका को कुछ चुनाव को लेकर के बात करें तो कमला हैरिस क्या बोल रही है, फांसीवाद के खतरे के बारे में बोल रही हैं, जबकि ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी पर विनाशकारी एजेंडे के साथ चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, एकदम विनाशकारी इनके हैं इनके एजेंडे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। अब आप देखेंगे 80% हैरिस समर्थक ट्रंप के विचारों को एकदम कट्टरपंथी बोल रहे हैं, जबकि 70% ट्रंप के समर्थक हैरिस के विचारों को एकदम मान रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही बोल रही है। इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन एक ऐसा शब्द हो गया जिस पर सब सहमत हैं, भले ही इसका अर्थ राजनीतिक तक सीमित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आज के समय में पोलराइजेशन का जो उपयोग है वो अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा है। जैसे टेलर स्विफ्ट के प्राइवेट जेट का उपयोग करना, केंड्रिक लैमर की रैप जैसी जो चीज़ें हैं, इनको भी लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर भी पोलराइजेशन हमको देखने को मिला है। ठीक है, मतलब पोलराइजेशन अमेरिका तक सीमित नहीं है, राजनीति तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो सेंट्रलिस्ट नीतियों का टूट जाना, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज जैसी हस्तियों के लिए एक चुनौती रहा है। ध्रुवीकरण ट्रंप की अध्यक्षता से ही चालू नहीं हुआ है, इसके जो बीज हैं कई दशक पहले ही बोए गए थे। अमेरिकी संस्कृति में सामाजिक समूहों के संबंध, भाषा और व्यवहार के मानदंड, कॉलेज डिग्री के महत्व में बदलाव ने इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है।
साथ ही साथ 1950-60 के जो नागरिक अधिकार आंदोलन हैं आज के सांस्कृतिक संघर्षों का आधार बन चुके हैं।